आप सुन रहे हैं खाली मकान का लास्ट एपिसोड। 15 जॉर्ज टाउन। खाली मकान। मैंने जीप को उस मकान के सामने लाकर खड़ा किया। प्रभु दयाल जीप से उतरा, मैं भी जीप से उतरा और हम दोनों ने आगे पीछे चलते हुए इमारत के कंपाउंड में कदम रखा। बंसल हमें मेन गेट पर मिला। सब लोग पहुंच गए? यस सर। किसी ने मना तो नहीं किया? नो सर। कहाँ है वो लोग? वहीं जहाँ बिठाने का आपने मुझे हुक्म दिया था, पहली मंजिल के ड्राइंग रूम में। और कितने लोग हैं? 11। कौन कौन हुए 11? विधवा और उसके दोनों भाई, विदुर और उसकी बेटी, पादरी की पुरानी और नई दोनों सेक्रेटरीज, वकील, चेयरमैन, चौकीदार और साधु महाराज। वो मान गए आने के लिए? खुशी से मान गए सर। कहने लगे कि वो अपनी भविष्यवाणी को सच होते देखना चाहते थे। आई सी। पाठक साहब, तुम्हें अभी भी मेरी कामयाबी पर शक है? मैं केवल मुस्कुराया। हत्यारा ऊपर मौजूद 11 आदमियों में से एक है। जब मैं यहाँ से जाऊँगा तो हत्यारा मेरे साथ जाएगा। देखते हैं क्या होता है, मैं सहज भाव से बोला। प्रभु दयाल कई क्षण मुझे घूरता रहा। प्रत्युत्तर में मैं भी उसे अपलक देखता रहा। फिर एकाएक वह घूमा और इमारत में दाखिल हो गया। हम दूसरी मंजिल के उस कमरे में पहुँचे जहाँ कत्ल हुए थे। आपके आने से पहले मैंने साधु महाराज का ध्यान मिसेस कॉटन की तरफ आकर्षित किया था सर। वे कहते हैं कि यही वो स्त्री थी जिसे उन्होंने परसों रात 11 बजे कुछ अन्य लोगों के साथ इस मकान के कंपाउंड में देखा था। किसी और को भी पहचाना उन्होंने? प्रभुदयाल उत्सुक भाव से बोला। नहीं, और किसी को तो नहीं पहचाना। कोई बात नहीं साहब, मुझे एक बात पूछने की इजाज़त दीजिए। हाँ पूछो। आपको मालूम है हत्यारा कौन है? अभी नहीं मालूम। अभी मेरे पास कुछ बड़े मजबूत सूत्र हैं जिन पर आधारित कत्ल की अपनी थ्योरी को अभी मैं तुम्हारे सामने आजमाऊंगा। हो, लेकिन आज इस केस का निपटारा करके ही मैं इस इमारत के बाहर कदम रखूंगा। इसलिए यहाँ आज मुझे एक ऐसा काम भी करना पड़ेगा जो तुम्हें बहुत अमानवीय लगेगा, लेकिन मेरी मजबूरी है। केस की तह तक पहुँचने के लिए कई बार ऐसे अमानवीय काम भी करने ज़रूरी हो जाते हैं। कौन सा काम? अभी सब कुछ तुम्हारे सामने आ जाएगा। बंसल खामोश रहा। नीचे मौजूद लोगों में से एक विटनेस ऐसी है जिसकी तरफ हमने बहुत कम तवज्जो दी है, लेकिन मुझे यकीन है वही हमें हत्यारे तक पहुंचाएगी। कौन? टोनी फ्रांकोजा? नहीं, हेलन रिडली। पादरी की पहली सेक्रेटरी? हाँ, जो कभी फिल्म एक्ट्रेसेस जैसी शानदार युवती होती थी और जो आज टीबी की मरीज जैसी कोई साध्वी मालूम होती है, जो बढ़िया नौकरी करने के बावजूद पार्ट टाइम भी करती है और जो इतनी कंजूस है कि अपनी कमाई का एक काला पैसा खर्च करती नहीं मालूम होती। जो पैसा खर्च नहीं करती तो अपनी सारी कमाई को कौन से कुएं में झोंकती है। बंसल, हेलन रिडली को पहले बुलाओ। शायद इन्हीं सवालों के पीछे हत्या का हल भी छुपाओ। बंसल हेलन रिडली को बुला लाया। हेलन ने भयभीत मेमने की तरह कमरे में कदम रखा। आइए बैठिए। वो झिझकती हुई उसके सामने पड़ी एक कुर्सी पर बैठ गई। डरने या घबराने की कोई बात नहीं है मैम। प्रभुदयाल ने उसे आश्वासन दिया। उसने बेचैनी से पहलू बदला। मुझे आपके सहयोग की ज़रूरत है मिस रिडली। कत्ल के जिस पेचीदा केस की मैं तफ्तीश कर रहा हूँ, हो सकता है वो आपकी ही मदद से हल होने वाला हो। लेकिन मैं कुछ भी नहीं जानती। मुझे तो आपने खामखा यहाँ। शायद आप कुछ जानती हों, लेकिन आपको ये गलत फहमी हो कि आप कुछ नहीं जानती। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा होना कोई बड़ी बात नहीं। मेरी पुलिस की नौकरी में दर्जनों भर ऐसे गवाहों से मेरा वास्ता पड़ा है जो आपकी ही तरह समझते थे कि वो कुछ नहीं जानते थे, लेकिन उन्हीं से हमें ऐसी कारआमद बातें मालूम हुई कि केस चुटकियों में हल हो गया। अच्छा, मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ। तो आप मुझसे क्या सहयोग चाहते हैं? पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ, ऐसा करिए, पहले आप मेरे कुछ सवालों का पूरी सच्चाई और संजीदगी के साथ जवाब दीजिए। कैसे सवाल? मामूली आम सवाल, लेकिन प्रभुदयाल बड़े अर्थपूर्ण स्वर में बोला। उनमें से कोई एकाध सवाल आपकी जाति जिंदगी से भी ताल्लुक़ रख सकता है। जी हाँ, मिसाल के तौर पर मैं आपसे आज के 5-1 साल पहले आपके चर्च द्वारा झेरी में आयोजित उस पिकनिक के बारे में सवाल करना चाहता हूँ जिसमें आप भी शामिल थी। मैं भी शामिल थी? सवाल के बदले में सवाल मत कीजिए मिस रिडली, बल्कि मेरे सवाल का जवाब देने की तरफ तवज्जो दीजिए। मैंने पिकनिक वाली बात ठीक कही ना?
प्रभुदयाल बहुत ही मीठे स्वर में बोला। उसने उत्तर ना दिया। उसने बेचैनी से फिर पहलू बदला। उस पिकनिक की बाबत आपकी याददाश्त को तरोताजा करने के लिए प्रभुदयाल सुसंयत स्वर में बोला, मैं आपको याद दिलाता हूँ, तब आप क्या पहने थी। तब आप एक चेक की स्कर्ट और बिना बाजुओं का काले रंग का ब्लाउज पहने थी। स्कर्ट पर आपने सफ़ेद रंग की गोल बक्कर वाली बेल्ट बांधी हुई थी। आप वैसी सैंडल्स पहनी हुई थी जिनके फीते एक दूसरे को क्रॉस करते हुए घुटनों से थोड़ा नीचे पिंडलियों तक बांधे जाते हैं। और तब भी आप वही इयररिंग्स पहनी हुई थी जो इस वक्त भी मैं आपके कानों में देख रहा हूँ। वो एकाएक बहुत बेचैन हो उठी और फिर उसने पहलू बदला। और उस पिकनिक में बहुत सारी स्त्रियां शामिल थीं, लेकिन उनमें आपसे ज़्यादा खूबसूरत, शानदार और फिल्म अभिनेत्रियों जैसी चमचमाती हुई कोई स्त्री नहीं थी। वो फिर खामोश रही। जिसने आपके रूप की 5 साल पहले की जगमग देखी हो, उसके लिए आज आपको पहचान पाना तो मुहाल हो सकता है। आपने, उसने अपने सूखे होठों पर जवान फेरी। 5 साल पहले मुझे देखा था? नहीं, लेकिन मैंने आपकी 5 साल पहले की एक तस्वीर देखी थी, जो उस पिकनिक के दस्तावेज के तौर पर आप चाहें तो मैं आपके सामने पेश कर सकता हूँ। ओह, तो आप उस पिकनिक की बात कबूल करती हैं? इंस्पेक्टर साहब, लेकिन उस पिकनिक का जिक्र अब किस लिए? मैडम, तब में और आज में जो इनकलाबी तब्दीली आप में दिखाई दे रही हैं, वो बेवजह तो नहीं हो सकती। 5 साल पहले का खूबसूरती और नौजवानी का उमड़ता हुआ सैलाब एकाएक शांत कैसे हो गया? एक तितली जैसी रंगीन और हिरनी जैसी चंचल चपल युवती ने साध्वी का सा रूप क्यों धारण कर लिया? सजने संवरने की आपकी इच्छा क्यों समाप्त हो गई? क्यों आज की तारीख में आप मर्दों की उन तारीफी निगाहों की तलबगार नहीं, जो उस तरह के बेपनाह हुस्न के लिए महफूज होती है जिसकी आप कभी मलिका थीं? इन बातों का कत्ल के केस से कोई रिश्ता नहीं। शायद हो। हमने आपकी वाकफियत के दायरे में जो पूछताछ करवाई है, उससे हमें मालूम हुआ है कि आपके व्यक्तित्व में इस इनकलाबी तब्दीली तब आई थी जब आप पादरी साहब की नौकरी से छुट्टी लेकर आराम करने की नीयत से बकौल आपके विश्वनगर जाने के बाद वहाँ से वापस लौटी थी, और आपने पाया था कि आपकी गैरहाजिरी में पादरी साहब के सेक्रेटरी की आपकी जगह सूजन डैनिंग ले चुकी थी। मैंने आपको कल भी बताया था कि पादरी साहब की नौकरी ने मुझे इतना थका दिया था कि मुझे आराम की सख्त ज़रूरत थी। ओवरवर्क ने मेरी तंदुरुस्ती बिगाड़ दी थी, और वक्त रहते उसकी तरफ अगर मैं तवज्जो ना देती तो मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ता। मैं आराम की खातिर विश्वनगर चली गई। मेरी गैर हाजिरी में पादरी साहब ने अगर अपने काम का हर्जा होता देखकर किसी और को मेरी जगह अपनी सेक्रेटरी के तौर पर रख भी लिया, तो इसमें हैरानी की क्या बात है? इसमें हैरानी की कोई बात नहीं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो नौकरी जाने का आपको ऐसा गम लगा कि आप, जो कभी एक दहकता हुआ शोला हुआ करती थी, बुझकर राख का ढेर बन गए। मुझे तो नौकरी जाने का कोई गम नहीं लगा। उससे बढ़िया नौकरी मैंने लगभग फ़ौरन ही हासिल कर ली थी। तो कोई और वजह तो होगी जो आप में इस इनकलाबी तब्दीली आई। वो खामोश रही। कब छोड़ी थी आपने पादरी साहब की नौकरी? 5 साल पहले, अगस्त में। तारीख याद नहीं। इस बात की तरफ आपकी तवज्जो कैसे गई थी कि आपकी तंदुरुस्ती बिगड़ रही है और आपको आराम करने की ज़रूरत थी? पादरी साहब ने ही मेरा ध्यान इस तरफ दिलवाया था, और उन्हीं की ज़िद पर आपने आराम फरमाने की खातिर लंबी छुट्टी ली थी। हाँ, ये आराम तो इस शहर में नहीं हो सकता था। हो सकता था, लेकिन क्या? मेरा ही दिल चाहने लगा था कि मैं कहीं और जाऊं। इसलिए आप विश्वनगर चली गई थी? हाँ, जहाँ के आपके कोई रिश्तेदार रहते हैं। जी। कौन रिश्तेदार? मेरी मौसी। सगी? नहीं, सगी तो नहीं है। और वहाँ कितना असर नहीं थी आप? यही कोई 3-4 महीने। वहाँ आपने अपनी तंदुरुस्ती के बारे में किसी डॉक्टर की सेवाएं भी प्राप्त की होंगी। क्या मर्ज बताया था डॉक्टर ने आपको? मर्ज कोई नहीं था, उसने सिर्फ मुझे थकावट और नर्वस ब्रेकडाउन का केस बताया था। आप पादरी साहब से नफरत करती थीं? प्रभुदयाल ने हथौड़ी की चोट की तरह सवाल किया। हरगिज़ भी नहीं, वो हड़बड़ाकर बोली। लेकिन आपके मन में उनके प्रति तीव्र विद्वेष की भावना थी। कौन कहता है ऐसा? मैं कहता हूँ।
ये झूठ है। अगर ये झूठ है तो आप पादी साहब की गोपनीय चिट्ठियों को क्यों खोलकर पढ़ती थी? बल्कि आप उन चिट्ठियों की ताक में क्यों रहती थी और उन्हें खोल खोल कर पढ़ने के बाद दोबारा से बंद करके चोरी छुपे उसी जगह पर क्यों रख देती थी? मैंने मैं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। झूठ मत बोलिए। ये साबित किया जा सकता है कि आपने ऐसा किया था। चर्च के उस गुप्त स्थान पर से जिसके माध्यम से पादरी साहब और सूजन में चिट्ठियों का आदान प्रदान होता था, आपकी उंगलियों के निशान मिले हैं। नीचे बेसमेंट वाले हॉल में से गोंद की शीशी बरामद हुई है जिस पर साफ साफ आपकी उंगलियों के निशान हैं। वो बदहवास दिखाई देने लगी। जगदीश। यस सर। मैडम को कागज़ और एक पेंसिल दो। तुरंत मैंने उसके सामने एक कागज़ और एक बॉल पॉइंट पेन रख दिया। पेन संभालिए और बाएं हाथ से कागज़ पर लिखिए। मिस्टर चेयरमैन, आपके चर्च के पादरी का मिसेस सूजन डेनिंग से भयंकर लव अफेयर चल रहा है। बाएं हाथ से? मुझे नहीं आता बाएं हाथ से लिखना। कोई बात नहीं, जैसा भी लिखा जाए लिखिए। मैं दाएं हाथ से नहीं, बाएं से लिखिए। जैसा भी लिखा जाए लिखिए। उसने पेन की तरफ हाथ ना बढ़ाया। या तो मैं जैसा कह रहा हूँ कीजिए या कबूल कीजिए कि चर्च के चेयरमैन को ये गुमनाम चिट्ठी। प्रभुदयाल ने उसे चेयरमैन से हासिल हुई चिट्ठी दिखाई। आपने लिखी थी। उसने जोर से थूक निकला। मैम, कबूल कीजिए कि पादी साहब और सूजन के लव अफेयर की खबर इस चिट्ठी की मार्फत चेयरमैन को आपने दी थी। कबूल कीजिए कि सूजन को वह चेतावनी भरा चिट्ठी आपने लिखी थी कि कोई उसे जहर देकर मारने की कोशिश कर रहा है। करिए कबूल इस बात को। मैं कुछ कबूल नहीं कर सकती। मैं कुछ नहीं जानती। आप सब कुछ जानती हैं लेकिन कबूल नहीं करना चाहती। मैं कुछ नहीं। आज से पहले आपने कभी इस इमारत में कदम रखा है? नहीं। तो फिर उस सामने की अलमारी में? प्रभुदयाल ने बड़े ड्रामेटिक अंदाज से एक उंगली उस अलमारी की तरफ उठाई जिसके भीतर की डिस्टर्ब हुई धूल वहाँ किसी के खड़े होने की चुगली करती थी। जमी धूल में आपकी उंगलियों के निशान क्या जादू के जोर से बन गए? एकाएक उसने अपने हाथों से अपना मुंह छुपा लिया। जीसस, जीसस। हकीकत को छुपाने की कोशिश मत कीजिए मिस रिडली। हकीकत छुपाने की स्टेज गुजर चुकी है। जो सच है उसे कबूल कीजिए। नहीं। सच बोलिए मैम, सच बोलिए। आप एक धर्मपरायण खुदा का खौफ खाने वाली स्त्री हैं। आपका मजहब भी आपको यही सिखाता है कि आपको सच बोलना चाहिए। सच बताइए, क्या छुपा रही हैं आप? कुछ नहीं, मैं आपको कुछ नहीं बता सकती, वो लगभग रोते हुए बोली। और कुछ नहीं तो इस खामोशी की वजह ही बता दीजिए। नहीं, नहीं, नहीं। आप मेरी जान ले लीजिए, मुझे फांसी पर लटका दीजिए, लेकिन मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगी। प्रभुदयाल ने असहाय भाव से गर्दन हिलाई। कमरे में सन्नाटा छा गया था। उस सन्नाटे में केवल हेलेन की सिसकियों की आवाज़ गूंज रही थी। मैडम, कई क्षणों की खामोशी के बाद प्रभुदयाल फिर बोला, अगर आप कुछ नहीं बता सकती तो जो मैं आपको बता रहा हूँ कम से कम उससे तो हाँ या ना कीजिए। इतना तो कबूल कीजिए कि 5 साल पहले अपनी बिगड़ती तंदुरुस्ती की खातिर आप आराम फरमाने के लिए विश्वनगर नहीं, इकबालपुर गई थी। हेलेन का सिसकना फौरन बंद हो गया। उसने एक झटके से सर ऊपर उठाया। उसके चेहरे पर ऐसे भाव आए जैसे कि वो कोई बकरी हो और जो अभी ज़िबा होने वाली हो। मैं फिर कहता हूँ कि हकीकत छुपाने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आपकी उम्मीद से कहीं ज़्यादा हम पहले से ही जानते हैं। बहुत सी बातें महज तकल्लुफ़ में आपसे पूछी जा रही हैं। बहुत सी बातों की हमारी जानकारी आपको तस्दीक की मोहताज नहीं। सच पूछे तो हम ये भी जानते हैं कि पहले आप इतनी सच धज के क्यों रहती थीं और अब आप इतनी सादा ज़िंदगी क्यों गुजार रही हैं। उसके मुंह से एक तीखी सिसकारी निकल पड़ी। इतना पैसा कमाते हुए भी आप अपने पर पैसा इसलिए खर्च नहीं करती क्योंकि पैसे की आपको किसी और ज़्यादा ज़रूरी काम के लिए ज़रूरत है। आप कंजूस नहीं, आप अपनी कमाई जमा नहीं कर रही हैं बल्कि उसे किसी और काम के लिए खर्च कर रही हैं। इंस्पेक्टर साहब, उसने दोनों हाथ जोड़े और फरियाद करते हुए बोली, अगर आप जानते हैं तो खुदा के वास्ते किसी और को मत बताइएगा।
अगर आपने ये बात किसी को बताई तो ये मेरे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। मेरी सारी मेहनत पर, मेरे सारे किए धरे पर पानी फिर जाएगा। इंस्पेक्टर साहब प्लीज़, प्लीज़। आप अभी भी कहती हैं कि आपको पादरी से नफ़रत नहीं थी? नहीं नहीं, खुदा के वास्ते मुझे टॉर्चर करना बंद कीजिए। बावजूद इसके कि उसने आपको मार डालने की कोशिश की थी। उस बात की माँ से हेलन यूं तड़पी जैसे उसने उसके बदन से कोड़ा टकराया हो। मुझे मार डालने की कोशिश? ये क्या कह रहे हैं आप? 5 साल पहले पादरी ने कैप्सूल्स की सूरत में आपको एक दवा दी थी जो आपने खाई नहीं थी, और बाद में आपको मालूम हुआ था कि उन कैप्सूल्स में जहर था। ओ मेरे परमात्मा, रहम रहम। मैडम, आपको सताने की, आपके साथ बेरहमी से पेश आने की हमारी कोई मर्जी नहीं, लेकिन आपको भी तो अपने आप को ऐसी स्थिति में नहीं लाके खड़ा करना चाहिए जहाँ कि आप कानून की मुकाफलत करती हुई नजर आए। वो सिसकती रही। मैं आपसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, इस केस की बाबत जो कुछ आप जानती हैं वो आप हमें बताएंगी या नहीं बताएंगी? नहीं, हरगिज़ नहीं। आप लोग मेरी जान ले सकते हैं लेकिन मेरी ज़बान नहीं खुलवा सकते। प्रभु दयाल धीरे से अपने स्थान से उठा। उसके चेहरे से साफ लग रहा था कि जो जिम्मेदारी उसे उस वक्त भुगतनी पड़ रही थी वो उसे बहुत मदमज़ा लग रही थी, और हालात के मौजूदा रुख से वह खुश नहीं था। उसकी आंखों में हेलन के प्रति गहरी हमदर्दी का भाव था, लेकिन उसकी ड्यूटी उसे मजबूर कर रही थी कि वो उसके साथ बेरहमी से पेश आता। उस सिचुएशन के लिए मुझे जिम्मेदार ठहराने की नीयत से उसने एक शिकायत भरी निगाह मुझ पर डाली और बोला, चंद्रकांत को बुलाओ। मैंने उसके आदेश का पालन किया। 1 मिनट बाद उस कमरे की चौखट पर चंद्रकांत प्रकट हुआ। उसके पीछे 2 लोग और थे। वो चौखट से परे हट गया। पीछे से एक अधेड़ आयु की क्रिश्चियन स्त्री प्रकट हुई। उसके साथ एक लगभग 5 साल का घुंघराले बालों वाला निहायत खूबसूरत बच्चा था जो बड़ी मजबूती से स्त्री की एक उंगली थामे था। हेलन की उधर पीठ थी, इसलिए उसे दरवाजे पर किसी के आगमन की खबर नहीं हुई थी। प्रभुदयाल भारी कदमों से चलता दरवाजे के पास पहुंचा। हेलन ने तब भी सर न उठाया। जरा इधर देखिए, प्रभुदयाल ने आवाज़ लगाई। उसने सर उठाया और घूम कर अपने पीछे देखा। दरवाजे पर निगाह पड़ते ही वह स्प्रिंग लगे खिलौने की तरह कुर्सी पर से उछली और फिर तोप से छूटे गोले की तरह दरवाजे की तरफ लपकी। प्रभुदयाल ने चंद्रकांत को संकेत दिया। चंद्रकांत ने स्त्री और बालक के मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया और दरवाजे के सामने जमकर खड़ा हो गया। प्रभुदयाल ने दरवाजे की तरफ झपटती हेलन के रास्ते में ही थाम लिया। मेरा बच्चा, वो प्रभुदयाल की मजबूत बाहों में छटपटाती हुई बोली। मेरा बच्चा, चालीमो, छोड़ दो मेरे बच्चे को। हौसला रखिए मिस रिडली, प्रभुदयाल सांत्वनापूर्ण स्वर में बोला। आपके बच्चे को किसी ने पकड़ा हुआ नहीं है। वो अपनी मैट्रन की हिफाजत में है और हम लोगों की वजह से या किसी की भी वजह से उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता। मेरा बच्चा। अभी आपका बच्चा एकदम सुरक्षित है। अब अपने बच्चे के ही भविष्य की सुरक्षा के लिए आपको सच बोलकर दिखाना चाहिए। आपने अपनी ज़िद ना छोड़ी तो मजबूरन मुझे आपको गिरफ्तार करना पड़ सकता है। ज़रा सोचिए, आप जेल में बंद हो गई तो आपके बच्चे का क्या होगा? और किसी का नहीं तो उसी का ख्याल करके बताइए कि सच क्या है। कई क्षण वो खामोश रही। फिर ये 2 शब्द एक कलेजा चाक कर देने वाली कड़हा की तरह उसके अंदर से निकला। बताती हूँ। प्रभुदयाल की आस्तीन में मौजूद तुरुप का वह आखिरी पत्ता ही काम आया। पुलिस की कोई धमकी, उसका अपना कोई अंजाम हेलन रिडली को उसकी ज़बान खोलने के लिए तैयार नहीं कर सका था। लेकिन अपने बच्चे को उस स्थिति में देखकर उसका सारा विरोध समाप्त हो गया। उस स्थिति को लाने में प्रभुदयाल की इस अति अमानवीय धमकी का भी बड़ा हाथ था कि हकीकत बयान किए बिना उसका अपने बच्चे से मिलना तो दूर, वो उसके करीब भी नहीं फटक सकती थी। प्रभुदयाल ने उसे वापस उसकी कुर्सी पर बिठाया, उसे एक गिलास पानी पिलाया और फिर उसके सामने बैठकर उसके दोबारा बोलने की प्रतीक्षा करने लगा। समझ में नहीं आता क्या कहूँ, कहाँ से शुरू करूँ? वहाँ से शुरू कीजिए जहाँ से आपके पादरी साहब से ताल्लुकात शुरू हुए थे। हाँ, वह एक व्याकुल निगाह बंद दरवाजे की तरफ डालती हुई बोली। कितनी बड़ी प्रशंसक थी तब मैं फादर कॉटन की। कितना रौब था मुझ पर उनकी काबिलियत का, उसके आकर्षक व्यक्तित्व का
लेकिन तब उसके प्रति मेरी निष्ठा वैसी ही थी जैसे एक ईमानदार सेक्रेटरी के अपने भले एम्प्लॉयर के प्रति होनी चाहिए थी। लेकिन फिर पता नहीं कैसे उसके प्रति मेरा सम्मोहन बढ़ता गया और कब हम कर्मचारी और बॉस के रिश्ते की हद लांघ गए। इसकी वजह वो हमदर्दी भी हो सकती थी जो उसकी घरेलू ज़िंदगी की विषमताएं सुनकर मुझे उसमें होती थी। घरेलू ज़िंदगी अच्छी नहीं थी उसकी? नहीं, वो अपनी बीवी से बहुत परेशान रहता था। उसकी बीवी अपनी पैतृक धन संपत्ति का उस पर बहुत रौब जमाती थी और एक डिक्टेटर की तरह उसके साथ पेश आती थी। हर काम में अपनी टांग अड़ाती थी, हर बात में उसे राय देती थी। ये राय तक उसे वो देती थी कि धर्म उपदेशक के तौर पर चर्च में उसके भाषण का विषय क्या होना चाहिए था, कौन से आदमी से उसे ताल्लुकात बढ़ाने चाहिए थे और कौन से आदमी को दूर दूर रखना चाहिए था। यानी कि बीवी की दखलंदाजी पादरी को बहुत खलती थी। हाँ, और वो यही जाहिर करता था कि ऐसी बीवी से किसी प्रकार उसका पीछा छूट जाता तो उसकी जान सांसद से निकल जाती। इंस्पेक्टर साहब, ये बात मुझे तब मालूम नहीं थी, लेकिन आज मालूम है कि उसकी कोई मर्जी ही नहीं थी अपनी बीवी से पीछा छुड़ाने की। अपनी बीवी की दौलत से उसे बहुत सुख हासिल थे। वह उनसे किनारा करना अफोर्ड नहीं कर सकता था। अपने घरेलू हालात का वो दुखड़ा रोता था केवल मेरी हमदर्दी हासिल करने के लिए। ये उसकी सेल्स टॉक थी जिसके दम पर उसने मेरे में अपने प्रति आसक्ति की भावना जगाई थी। अपनी बीवी से तो उसकी बिजनेस पार्टनरशिप जैसी रिश्तेदारी थी। दोनों की ज़िंदगियों में एक दूसरे का कोई ना कोई ऐसा महत्व था जिसकी वजह से वे दोनों एक दूसरे को नापसंद करते हुए भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ सकते थे। लेकिन मर्द को औरत से और भी बहुत कुछ दरकार होता है। उसकी अधेड़ बीवी उसके हज़ार काम में आ सकती थी, लेकिन जिस हमदर्दी, प्यार, अंडरस्टैंडिंग और शारीरिक सुख भी का वो तलबगार था वो उसे उसकी बीवी से हासिल नहीं हो सकता था। ये उसकी सेल्समैनशिप का ही कमाल था कि उसकी दुख भरी दास्तानें सुनकर धीरे धीरे मुझे लगने लगा था कि ऐसे आदमी को वो सब कुछ देना मेरा कर्तव्य था जो कि उसे अपनी बीवी से हासिल नहीं था। मैं जानती थी कि मैं उसकी बीवी नहीं बन सकती थी, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मैं उन अवैध संबंधों से भी असंतुष्ट नहीं थी जो बाद में मेरे और उसके बीच स्थापित हो गए थे। उसका ऐसा सम्मोहन सवार था मुझ पर कि मैंने कभी अपने भविष्य के बारे में सोचा ही नहीं। मैंने कभी नहीं सोचा थी कि ऐसी रिश्तेदारियों के दम पर ज़िंदगी नहीं कट सकती थी और ना ही ऐसे संबंध ज़िंदगी भर साथ देते हैं। बाद में हुआ भी यही। एक बेहद अप्रत्याशित व्यवधान आन खड़ा हुआ। क्या? मैं प्रेग्नेंट हो गई। देर सवेर ये बात पादरी को बतानी पड़ती ही थी, इसलिए मैंने बताई। सुनते ही वो आग बबूला हो उठा और सारी स्थिति के लिए मुझे जिम्मेदार ठहराने लगा। वो कैसे? कहने लगा कि मैंने जानबूझकर गर्भ रह जाने दिया था। मैंने जानबूझकर ऐसी स्थिति पैदा की थी जिससे मैं उस पर हावी हो सकती थी और उसे बाकायदा ब्लैकमेल कर सकती थी। उसके वो ख्यालात सुनकर तब पहली बार मेरा भ्रम टूटा। पहली बार मुझे मालूम हुआ कि खुदा के उस बंदे का दिल कितना काला था और उसके कामदेव जैसे खूबसूरत चेहरे के पीछे कितना घिनौना चेहरा छुपा हुआ था। फिर उसने मुझसे कहा कि वो मुझे कोई दवाई लाकर देगा जिसके खाने से सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन उसने मुझे कुछ कैप्सूल से भरी एक शीशी दी और कहा कि आने वाले 3 दिनों में मैं वो सारे कैप्सूल्स खा लूँ। लेकिन तब तक क्योंकि मेरा विश्वास उस पर से हट चुका था, मैंने वो कैप्सूल्स नहीं खाए। मेरा दिल ही नहीं माना। उससे तो मैंने यही कहा कि कैप्सूल्स खा लूँगी, लेकिन वास्तव में मैंने उस शीशी को खोलने की भी जहमत नहीं की। कैप्सूल्स मैं एक और वजह से भी खाने को तैयार नहीं थी। क्या वजह थी? मुझे हमेशा से यही शिक्षा मिली थी कि भ्रूण हत्या महापाप था। मैं अपने पेट में पलते जीव की जान नहीं ले सकती थी। वैसे भी मैंने फादर कॉटन से तहे दिल से निस्वार्थ प्रेम किया था और अपने पेट में पलती उसकी इकलौती निशानी को मैं नष्ट करने को तैयार नहीं थी। मेरा जीवन तो नष्ट ही हो गया था। मेरा बच्चा और कुछ नहीं तो कम से कम मुझे जीवित रहने की प्रेरणा तो दे सकता था। मेरी आने वाली ज़िंदगी का एक उद्देश्य तो बन सकता था, एक मिशन तो बन सकता था जिसे मैंने पूरी हिम्मत, मेहनत, निष्ठा और ईमानदारी से अंजाम देना था। आई अंडरस्टैंड। तब मैंने उसे कहा कि हार्ड वर्क का मेरी तंदुरुस्ती पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है और मुझे आराम की ज़रूरत है।
उसने भी फ़ौरन मुझे ये राय देनी शुरू कर दी कि मुझे कहीं किसी शांत वातावरण में जाकर आराम करना चाहिए था। मैंने साफ नोट किया था मेरे यूं चले जाने की बात सुनकर कैसे उसने चैन की सांस ली थी। साफ जाहिर हो रहा था कि वो खुश था कि एक बाहरी जहमत से उसका पीछा छूट रहा था। मैं चली गई। इकबालपुर? जी। मैं कहाँ गई थी इसकी किसी को खबर नहीं थी, लेकिन मुझे हैरानी है आपको खबर है। 5 साल बाद आपको खबर है? उसमें हैरानी की कोई बात नहीं, हम आपको बता देंगे हमें कैसे खबर लगी। फ़िलहाल आप आगे बढ़िए। इकबालपुर में आपने पादिर साहब के बच्चे को जन्म दिया। हाँ, वहाँ अस्पताल में मैंने एक बार एक नर्स से, जो कि मेरी सहेली बन गई थी, कैप्सूल्स की शीशी का जिक्र किया और उसे वो शीशी दिखाई। उत्सुकतावश मैंने उससे पूछा कि क्या ये कोई गर्भपात की दवा थी। उसने कहा कि वो मालूम करके बताएगी और शीशी साथ ले गई। 2 दिन बाद उसने मुझे बताया कि वो ताकत के मामूली कैप्सूल्स थे, लेकिन उनमें से एक कैप्सूल में प्राणलेवा जहर भरा हुआ था। पादी की राय मांगकर अगर मैं वो कैप्सूल्स खाना शुरू करती तो उस जहर वाले कैप्सूल की भी बारी आनी ही थी और फिर मेरी यही लीला समाप्त हो जाना निश्चित था। आपसे ये नहीं पूछा गया था कि कैप्सूल आपको कहाँ से हासिल हुए थे? बहुत पूछा गया था, लेकिन मैंने नहीं बताया था। मैं इसी बात से बहुत संतुष्ट थी कि मेरी जान बच गई थी। अब मैं और ज़्यादा बखेड़ों में नहीं पड़ना चाहती थी। फिर अपने नवजात शिशु का इकबालपुर में ही पालन पोषण का अत्यंत गोपनीय इंतज़ाम करके मैं वापस यहाँ लौटी। यहाँ आकर मैंने पाया कि सूजन डेनिंग पहले ही मेरी जगह ले चुकी थी। आपने लौट कर इस बारे में पादरी से कोई बात नहीं की? बात करना तो दूर, मैंने उससे मिलने तक की कोशिश ना की। उसे ये जताने तक की कोशिश ना की कि मैं वापस लौट आई थी। वो तो यही समझ रहा होगा कि उसका दिया जहर खाकर मैं कब की मर खप चुकी होंगी। फिर उसे पता कैसे लगा? मेरे चर्च छोड़ कर ना जा पाने की वजह से। रविवार को मैं चर्च ज़रूर जाती थी। मैं लोगों से छिपकर सबसे पीछे बैठती थी, लेकिन फिर भी एक रविवार को उसने मुझे वहाँ बैठा देख लिया था। फिर कुछ भी नहीं। उसने आपसे मिलने बात करने की कोशिश नहीं की? मैंने वैसी नौबत ही नहीं आने दी थी इंस्पेक्टर साहब। अपने पादरी के रुतबे की वजह से वो मेरे पीछे तो भाग नहीं सकता था और मेरा उसके करीब आने का कोई इरादा नहीं था। आगे? फिर मुझे मालूम हुआ कि सूजन डेनिंग ने पादरी के ऑफिस में ही मेरी जगह नहीं ली थी, उसके पहलू में भी मेरी जगह ले ली थी। पहले तो मेरे जी में आया कि मैं उसे वार्निंग दूं कि पादरी के पवित्र चोगे के भीतर वास्तव में वो एक खौफनाक शैतान छुपा हुआ था। लेकिन फिर मैंने सोचा, मुझे क्या, वैसे भी वो विवाहित औरत थी, इसलिए उसका मेरे जैसा खाना खराब नहीं हो सकता था। 2 साल इस प्रकार गुजर गए, लेकिन फिर एकाएक पादरी के सूजन से नाजायज़ ताल्लुकात के चर्चे होने लगे थे। वे चर्चे बहुत ज़्यादा जोर पकड़ते दिखाई देने लगे तो सूजन ने अपनी नौकरी से इस्तीफ़ा दे दिया और उसकी जगह पादरी की वर्तमान सेक्रेटरी सिल्विया नॉरिस ने ले ली। उसके बाद फरवरी तक सिलसिला ठीक चला, लेकिन फिर हालात ने ऐसी करवट बदली कि भीषण तूफान का अंदेशा होने लगा था। क्या हुआ था? सूजन उम्मीद से हो गई। वैसे वो हुई नहीं थी, उसे ऐसी गलतफहमी ही हुई थी। उसके पति विलियम के बारे में हमारी कम्युनिटी में सबको मालूम था कि वो नपुंसक था। शराब पी पी कर वह पुरुषत्वहीन हो चुका था। ऐसे शख्स की बीवी का गर्भवती होना हमारी कम्युनिटी में बहुत बड़े स्कैंडल का रूप धारण कर सकता था। आपको कैसे पता चला कि वो अपने आप को गर्भवती समझ रही थी? इत्तेफाक से मैंने ये बात खुद सूजन की ज़बानी सुनी थी। चर्च के एक गलियारे में एक बार वह पादरी से बात कर रही थी और तभी एक दूसरे गलियारे में से मैं उधर आ रही थी। उनकी बातचीत की आवाज़ सुनकर मैं मोड़ पर ही ठिठक कर खड़ी हो गई थी। मैंने सूजन को पादरी से ये बात बताते हुए सुना था। वो उसे कह रही थी कि उन्होंने ऐसा सोचा बहुत बार था कि वो भाग खड़े हों, लेकिन अब तो सबब से भाग निकलने की घड़ी आ ही गई थी। तब मुझे सूजन की फ़िक्र सताने लगी। मुझे याद आने लगा कि ऐन वही स्थिति मेरे साथ पैदा होने पर पादरी ने मेरे साथ क्या सलूक किया था। मेरा दिल गवाही देने लगा था कि जैसे उसने जहर देकर मुझे अपने रास्ते से हटाने की कोशिश की थी, उसके साथ भी वो वैसा ही कर सकता था। तब मैंने अपना फ़र्ज़ समझकर सूजन को वार्निंग भरी गुमनाम चिट्ठी लिखी और चर्च के चेयरमैन हेनरी सिल्वेस्टर को भी वो चिट्ठी लिखी जो आपने मुझे अभी दिखाई थी।
बाएं हाथ से, हैंडराइटिंग छुपाने के लिए, राइट? जी। फिर मैंने सिल्विया की ज़ुबानी सुना कि पादरी भाग जाने की फिराक में था। अब ये बात मेरे से बेहतर कौन समझ सकता था कि वो भाग जाना जैसा कोई कदम उठा ही नहीं सकता था। जो आदमी लाट पादरी बनने के सपने देख रहा था, वो अपनी तरक्की की सीढ़ी अपने चर्च को छोड़कर भला कैसे भाग सकता था? मैं समझ गई कि वो सूजन को सिर्फ बेवकूफ़ बना रहा था। इसलिए दिखावे के लिए उसने लंदन और रोम के लिए प्लेन फेयर की बाबत पूछताछ की थी। पासपोर्ट की अपनी और सूजन की अर्जी भरी, जो कि जमा उसने कभी भी ना कराई, और सूजन से उसकी पासपोर्ट साइज तस्वीरें मंगवाईं। वो आखिरी क्षण तक सूजन को अंधेरे में रखना चाहता था, भुलावे में रखना चाहता था। इस बात को मुझसे बेहतर कौन समझ सकता था? हाँ, आप ठीक कह रही हैं। तब सिर्फ इसलिए कि पादरी एक और ज़िंदगी तबाह ना कर सके, मैंने उस पर निगाह रखनी शुरू की। उस निगाहबीनी का पहला नतीजा ये सामने आया कि चर्च में बाइबल्स के रैक के पीछे छुपे हुए उनके गुप्त पोस्ट ऑफिस की मुझे खबर लग गई। मैंने अपनी आंखों से एक बार पादरी को वहाँ चिट्ठी रखते हुए देखा। मैंने उन लोगों की चिट्ठियाँ पढ़नी शुरू कर दी। मैं लिफाफे को स्टीम देकर खोलती थी और फिर दोबारा से गोंद लगाकर उसे बंद कर देती थी। मेरा इरादा हर हाल में पादरी को उसके कुकर्म से रोकने का था। अगर मुझे लगता कि वो अब निश्चित रूप से सूजन की जान लेने की दिशा में कोई कदम उठाने वाला था, तो मैं उसके रूबरू होकर उसकी पोल खोल सकती थी और उसे खुदा का खौफ दिला सकती थी। उसकी निगाहबीनी का दूसरा नतीजा ये निकला कि मुझे जॉर्ज टाउन में स्थित उनके प्रेम घरौंदे की खबर लग गई। दोनों को मैंने क्योंकि वहाँ अलग अलग जाते भी देखा था, इसलिए मैं समझ गई कि ज़रूर सूजन के पास अलग से उसकी चाबी थी। एक दिन मैं उसके घर गई तो मेरे हाथ वो चाबी चुरा लेने का मौका लग गया। मैंने अपने लिए उस चाबी के डुप्लीकेट तैयार करवाई और अगले रोज़ वो चाबी सूजन के घर में वापस वहीं रख दी जहाँ से मैंने वो चुराई थी। उसे पता भी नहीं लगा था कि वो चाबी 24 घंटे उसके घर से गायब रही थी। उसे पता लगा था। उसकी बेटी रोज़ ने उसे चाबी के गायब हो जाने की शिकायत भी करते सुना था। अच्छा, मैं तो समझी थी कि नेवर माइंड दैट, आप आगे बढ़िए। फिर उनमें कुछ चिट्ठियों का आदान प्रदान हुआ जिनसे मुझे खबर लग गई कि वो क्या करना चाहते थे। सूजन ने अपनी बहन के पास बड़ौदा जाने का बहाना बनाया था, लेकिन वास्तव में स्टेशन का रुख करने के स्थान पर उसने जॉर्ज टाउन पहुँच जाना था। वहाँ से आधी रात को उन्होंने नदी में खड़े एक यार्ड में सवार होना था और वहाँ से कूच कर जाना था। उसी यार्ड के माध्यम से उन्होंने भारत छोड़कर जाना था। पादरी साहब के पास यार्ड कहाँ से आया? कहाँ रखा था यार्ड, यही तो मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो कि चिट्ठी में लिखा हुआ था। वास्तव में मैं तभी भाप गई थी कि सूजन को गुमराह करने के लिए उसे वो झूठी तसल्ली दी जा रही थी। अब मुझे सूजन की चिंता सताने लगी। वो पादरी का कहना मानती हो तो वो यहाँ इस खाली मकान में उसके साथ अकेली होती, जबकि उसके घर वाले समझ रहे होते कि वो बड़ौत चली गई है। इस प्रकार अगर यहाँ सूजन को कुछ हो जाता तो कई दिनों तक किसी को कोई खबर ही नहीं लगती। इसलिए मन में सूजन को बचाने का दृढ़ निश्चय लिए परसों रात सूजन से पहले मैं यहाँ पहुँच गई और इसी कमरे में बैठकर उनके आने की प्रतीक्षा करने लगी। तब मैंने यहाँ एक बड़ी अजीब बात नोट की थी, लेकिन तब उसका कोई महत्व मेरी समझ में नहीं आया था। कौन सी बात? यहाँ सारे फर्श पे पॉलीथीन की चादर बिछी हुई थी। ओह, फिर कोई 8:15 के करीब मुझे नीचे से मेन गेट खुलने की आवाज़ आई। तब मैं एकाएक बहुत डर गई। तब पहली बार मुझे ये एहसास हुआ कि सूजन की जान बचाने की कोशिश में मैं अपनी जान खतरे में डाल रही थी। पादरी एक बार मेरी जान लेने की कोशिश कर चुका था, अब वो कोशिश दोबारा भी हो सकती थी। उस क्षण मेरे अंजाम ने और मेरे किसी खौफनाक अंजाम के बाद मेरे बेटे के भविष्य ने मुझे ऐसा त्रस्त कर दिया कि सूजन को बचाने का जो इरादा लेकर मैं वो वहाँ आई थी, वो मैंने छोड़ दिया। पादरी के खिलाफ मुंह भी खोलने के लिए मुझे ज़रूरी लगने लगा कि कुछ और लोग मौजूद हों, ताकि पादरी मेरे खिलाफ कोई हिंसक कदम ना उठा सके। अब स्थिति ऐसी पैदा हो गई थी कि मैं वहाँ से चुपचाप भाग तो नहीं सकती थी, इसलिए उस वक्त मुझे यही मुनासिब लगा कि मैं कहीं छुप जाऊँ। तब छुपने के लिए मुझे ये अलमारी ही मुनासिब लगी। मैं इसमें जा छुपी। फिर नीचे से मुख्य द्वार दोबारा खोलने की आवाज़ आई। फिर मुझे पादरी की आवाज़ आई, सूजन डार्लिंग, सॉरी, मुझे देर हो गई।
जवाब में सूजन ने भी कुछ कहा जो मेरी समझ में ना आया। फिर मुझे उनके सीढ़ियों पर पड़ते कदमों की आवाज़ आई। वो लोग इधर ही आ रहे थे। मैंने अलमारी का दरवाज़ा भीतर से बंद करने की कोशिश की तो पाया कि अलमारी के पल्लों में कोई नुक्स था। वो ठीक से बंद नहीं होते थे। उसे मैं कितना भी खींचकर बंद करती थी, उनमें झिरी ज़रूर रह जाती थी। अब मैं बुरी तरह से आतंकित हो उठी। अब मुझे लगने लगा कि उन्हें मेरी वहाँ मौजूदगी की खबर ज़रूर लग जाएगी और अब मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। अब पिंजरे की तरह वहाँ फंसी रहने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं था। तब तक वे दोनों वहाँ पहुँच चुके थे। वो एक दूसरे के आलिंगन में बंद हो चुके थे। उनमें चुंबनों का आदान प्रदान हो रहा था। थर थर काँपती मैं भीतर अलमारी में खड़ी थी। फिर मैंने पादरी को कहते सुना, मेरी चिट्ठियाँ लाई हो डार्लिंग? अंत में सूजन ने उसे बताया कि अधिकतर चिट्ठियाँ उसने नष्ट कर दी थी। जो अभी बाकी थी उन्हें वो ले आई है। लेकिन उसकी समझ में ये नहीं आ रहा था कि पादरी वो चिट्ठियाँ वापस क्यों चाहता था। पादरी ने उसे बिना कोई सफाई दिए उसके हाथ से चिट्ठियों का एक पुलिंदा ले लिया और उसे अपने चोगे के नीचे अपनी पतलून की जेब में रख लिया। मैंने अखबार में पढ़ा था कि वैसी एक चिट्ठी पादरी की जेब में पाई गई थी। ज़रूर किसी तरह वो उस पुलिंदे में से निकल गई होगी और पादरी की जानकारी के बिना जेब में पड़ी रह गई होगी। अलमारी के पल्लों की झिरी में से आपको वो दोनों साफ दिखाई दे रहे थे? जी, वो दोनों कमरे के बीचों बीच वहाँ। उसने एक स्थान की तरफ संकेत किया। हैन मेरे सामने खड़े थे। पादरी का मेरी तरफ मुंह था, इसलिए वो तो मुझे बिल्कुल ही साफ दिखाई दे रहा था। और ये देखकर मुझे बड़ी हैरानी हुई कि वो अपने हाथों में सूती दस्ताने पहने हुए था। अच्छा। फिर पादरी ने सूजन से बड़ा अजीब सा सवाल किया। उसने पूछा, सूजन डार्लिंग, तुम खुदा को मानती हो? उत्तर में सूजन बोली, ये बात आपसे बेहतर कौन जानता है कि खुदा में मेरी कितनी आस्था है। फिर पादरी बोला, तो फिर 1 मिनट के लिए आंखें बंद कर लो और अपने बनाने वाले से अपनी आत्मा की शांति की दुआ मांगो। सूजन को ये बात बड़ी अजीब लगी। उसने पादरी से पूछा भी कि ऐसा किस लिए, लेकिन पादरी ने यही जिद की कि वो उस पर भरोसा रखे और ऐसा करे। सूजन ने फिर प्रतिवाद ना किया। उसने आंखें बंद कर लीं, अपने हाथ अपने सामने बांध लिए और होठों में प्रार्थना बुदबुदाने लगी। पादरी ने अपने चौगे के भीतर कहीं हाथ डाला। अगले ही क्षण उसके हाथ में मुझे एक रिवॉल्वर दिखाई दिया। फिर इससे पहले कि मैं सूजन को चेतावनी के तौर पर चिल्लाने के लिए मुंह भी खोल पाती, उसने सूजन को शूट कर दिया। और उसी वक्त सूजन ने अपनी प्रार्थना समाप्त की थी। उस क्षण उसके मुंह से आमीन निकल रहा था, जबकि पादरी की चलाई गोली उसके दिल से आकर टकराई और वो पछाड़ खाकर यहाँ इस फर्श पर ढेर हो गई। उसकी छाती में से खून का फव्वारा फूट निकला। मैं सख्ती की हालत में अलमारी में खड़ी थी। मुझे लग रहा था कि अभी पादरी को मेरी भी खबर लग जाएगी और फिर मेरा भी वही अंजाम होगा जो मेरे आंखों के सामने सूजन का हुआ था। अनायास ही अब मैं मन ही मन अपनी शांति, अपनी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना दोहराने लगी थी। मुझे अपनी आंखों के सामने मौत नाचती दिखाई दे रही थी। किसी भी क्षण पादरी की रिवॉल्वर से निकली अगली गोली मेरी भी जिंदगी समाप्त कर सकती थी। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। पादरी ने रिवॉल्वर फर्श पर फेंक दी। उसने अपने हाथों से दस्ताने भी उतारकर परे फेंक दिए। फिर वो इस बात की तस्दीक करने के लिए कि सूजन मर चुकी थी या नहीं, उसके ऊपर झुका। उस वक्त खुदा के उस बंदे के चेहरे पर मुझे ऐसे भाव दिखाई दिए जिन्हें देखकर शैतान भी शर्मा जाता है। तब जब उसे ये विश्वास हो गया कि वो मर चुकी थी, तो वो सीधा हुआ और दीवार की तरफ बढ़ा। उस क्षण डर के आधिक्य से मुझे अपनी सांस रुकती महसूस हुई। मैंने यही समझा कि अलमारी में मेरी मौजूदगी की उसे खबर लग गई थी और अब वो मेरी ही तरफ आ रहा था। दीवार की तरफ बढ़ता बढ़ता वो मुझे दिखाई देना बंद हो गया था। अगर वो अलमारी की तरफ आ रहा होता तो वो मुझे आखिरी क्षण तक दिखाई देता। कुछ क्षण बाद जब वो मुझे दोबारा दिखाई देना शुरू हुआ तो उसके हाथ में एक खुखरी थी जो मैंने अलमारी के पहलू में दीवार पर टंगी देखी थी। एकाएक हेलन के शरीर में जोर की झुझुरी हुई। इंस्पेक्टर साहब, उसके बाद उस कसाई ने जो हरकत की, उसका अक्स मैं उम्र भर अपने जहन से नहीं मिटा सकती। उसे दोहराने की कोशिश करने में भी इस वक्त मेरा कलेजा हिला जा रहा है। क्या किया उसने? वो
वो फर्श पर पड़ी सूजन के पास पहुंचा। उसने खुकरी उठाई और उसके एक ही वार से वो फफक कर रो पड़ी। उसका गला काट दिया? प्रभु दयाल ने पूछा। रोते हुए उसने सहमति में सर हिलाया। बड़ी कठिनाई से उसने अपने आप को संभाला और फिर भराए स्वर में बोली, वो कसाई उस खुकरी से सूजन की लाश के टुकड़े टुकड़े कर देने का इरादा रखता था। जो ही उसने सूजन का गला काटा, मेरी चीख निकल गई। मैंने अलमारी का दरवाज़ा खोला और उससे अपनी हरकत से बाहर जाने की फरियाद करती, रोती बिलखती उसकी तरफ भागी। मुझे यहाँ यूँ एकाएक देखकर वो हैरान तो हुआ, लेकिन डरा नहीं। खुकरी तब भी उसके हाथ में थी और उस क्षण उसने यूँ मेरी तरफ देखा जैसे कोई कसाई जिबा होने के लिए तैयार किसी भेड़ को देखता है। और फिर उसने मेरी तरफ एक कदम बढ़ाया। मैं समझ गई वो मुझ पर कोई रहम नहीं खाने वाला था। जैसे आसानी से उसने सूजन की जान ले ली थी, वैसी ही सरलता से वो मेरी भी जान ले लेने वाला था। हम सब लोग मंत्रमुग्ध उस स्त्री का बयान सुन रहे थे। फिर आपने क्या किया? प्रभु दयाल ने सस्पेंस भरे स्वर में पूछा। इंस्पेक्टर साहब, फिर मैंने जो कुछ किया वो मैं खुद नहीं जानती कि मैं कैसे कर पाई। अपनी औलाद की खातिर ही शायद मैं वो काम करने की हिम्मत अपने अंदर पैदा कर पाई। उस शैतान पादरी की सूरत में मौत मेरे सर पर खड़ी थी। उससे रहम की उम्मीद में मैंने एक क्षण भी नष्ट किया होता तो मैं भी सूजन के पहलू में मरी पड़ी होती। लेकिन वो एक क्षण मैंने नष्ट नहीं किया। आसमानी बाप ने मुझे निर्णय की शक्ति दी, मेरा हौसला मजबूत किया और मैंने ज़मीन पे पड़ी रिवॉल्वर उठा ली। रिवॉल्वर मैंने धीरे धीरे अपनी तरफ बढ़ते पादरी की तरफ तान दी और चिल्लाकर उसे रुक जाने के लिए कहा, लेकिन वो ना रुका। हाथ में खुखरी, आंखों में खून, होठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट लिए वो मेरी तरफ बढ़ता रहा। वो मेरे बहुत करीब आ गया, इतने करीब आ गया कि अब मैं खुखरी के वार की जद में थी। मैंने फिर उसे पीछे हटने के लिए कहा, लेकिन पीछे हटने के स्थान पर उसने अपना खुखरी वाला हाथ ऊंचा उठाया। मजबूर होकर मैंने रिवॉल्वर का घोड़ा खींच लिया। गोली उसके माथे पे लगी और वो पछाड़ खाकर अपनी प्रेमिका के पहलू में ढेर हो गया। वो मर गया, वो शैतान मर गया। वो खामोश हो गई। उसने अपने हाथों में अपना मुंह छुपा लिया और धीरे धीरे सिसकियां भरने लगी। कई क्षण कोई कुछ ना बोला। प्रभु दयाल के संकेत पर मैंने उसे फिर पानी पिलाया। फिर प्रभु दयाल हमदर्दी भरे स्वर में बोला, फिर मैं बेहोश हो गई। पता नहीं ये उस पर गोली चलाने की दहशत का असर था या फर्श पर बेताशा बहते खून के हाहाकारी नज़ारे का असर था। मेरी चेतना लुप्त हो गई। जब मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को भी लाशों के पहलू में पड़ा पाया। तब पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मैंने क्या कर डाला था। मैं वहाँ एक खूनी को उसके नापाक इरादों से रोकने की नीयत से आई थी और खुद खूनी बन बैठी थी। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। उस संकट की घड़ी में मैंने पादरी के परिवार के किसी सदस्य को हकीकत में राजदार बनाने का फैसला लिया। मैंने उसके बड़े साले पीटर फ्रांकोजा को फ़ोन किया। पीटर को वो फ़ोन आपने किया था जिसमें वार्तालाप के बाद लाइन हेल्ड अप हो गई थी। फिर फ़ोन में होती खड़खड़ की वजह से आपने फ़ोन फिर उठाया था और किसी के पूछने पर आपने यहाँ का फ़ोन नंबर बताया था और कहा था कि आपकी बात तो हो चुकी थी। हाँ, दोबारा फ़ोन मैंने ये सोचकर उठाया था कि शायद पीटर ही अभी लाइन पर था। यहाँ का फ़ोन नंबर आपको मालूम था? मालूम नहीं था, लेकिन नंबर तो डायल पर लिखा था। फिर क्या हुआ? पीटर आया? जी, फ़ौरन आया, गोली की मानिंद आया। मेरी बात सुनकर उसके छक्के छूट गए थे। अकेला आया था वो? हाँ, यहाँ आकर उसने जब इस कमरे का हौलनाक नज़ारा देखा था तो मुझे डर लगने लगा था कि मेरी तरह कहीं वो भी बेहोश ना हो जाए। वो मुझे नीचे ले गया। फिर जो कुछ मैंने अभी आपको बताया ठीक वही उसको भी बताया। अभी हम बातें ही कर रहे थे कि एकाएक इमारत की कॉल बेल बज उठी। घंटी की आवाज़ ने हमारे छक्के छुड़ा दिए। हमें लगा कि उस नापाक काम के लिए अब हम रंगे हाथों पकड़े जाने वाले थे।
पता नहीं गोलियों की आवाज़ सुनकर किसी पड़ोसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया था और पुलिस वहाँ पहुँच गई थी। पुलिस नहीं पहुँची थी। पुलिस पहुँची होती तो मुझे मालूम होता, लेकिन तब मैंने भी यही सोचा था। वास्तव में आया कौन था? पादे की बीवी और उसका छोटा भाई। वो वहाँ कैसे पहुँच गए? जब मैंने पीटर को फ़ोन किया था तो एक्सटेंशन टेलीफोन पर उसकी बीवी ने हमारी बात सुन ली थी। उसी ने फ़ोन पर उस वार्तालाप की खबर मिसेस कॉटन को कर दी थी। मिसेस कॉटन ने टोनी को जगाया था और उसे लेकर यहाँ पहुँच गई थी। ओह, मिसेस कॉटन तब एक फर के कॉलर और आस्तीन वाले टखनों तक लंबा कोट पहने थी। उसने अपने पति की लाश देखी थी तो अनायास ही झुककर उसकी कलाई पर से, उसकी घड़ी और उंगली पर से उसकी अंगूठी उतार ली थी। उसी कोशिश में उसके कोट के निचले घेरे पर फर्श पे फैला हुआ खून लग गया था। फिर वहाँ मौजूद हम चारों लोगों में से पीटर ने ही स्थिति को अपने अधिकार में ले लेने की दानाई दिखाई। वह बोला कि पादरी और सूजन का कत्ल अपने आप में ही एक बहुत बड़ा स्कैंडल था। ऊपर से अगर ये बात भी जाहिर हो गई कि पादरी की असल नीयत क्या थी, कैसे वो सूजन का कत्ल करके उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े करके उन्हें किश्ती में डालकर नदी में बहा देना चाहता था, तो उनके परिवार के लिए तो क्या, हमारी सारी क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए ही तबाही आ जाने वाली थी। इससे चर्च की भी भारी बदनामी होती कि ऐसा चरित्रहीन और नरशंस व्यक्ति उस चर्च का पादरी था। तब हम लोगों ने ये फैसला लिया कि जो मर गए थे उनका ख्याल छोड़कर हमें उनका ख्याल करना चाहिए था जिन्होंने उस हौलनाक घटना के ज़ेरा साया जिंदा रहना था। सबको इसी में सबकी भलाई दिखाई दी कि वास्तव में जो कुछ हुआ था उसकी खबर किसी को ना लगे। हम लोगों की हम मौजूदगी की खबर पुलिस को लग जाने की सूरत में हम सभी शक के दायरे में आ सकते थे। फिर अपनी गर्दन बचाने के लिए हमें हकीकत बयान करनी पड़ती, और जो हकीकत थी उसे तो जुबान पर लाने में हम सबकी रूह कांपी जा रही थी। वो हकीकत तो एक भारी सर्वनाश की भूमिका बन सकती थी। फिर पीटर की तवज्जो नीचे मौजूद किश्ती की तरफ गई। उस किश्ती की वहाँ मौजूदगी का मकसद समझते उसे देर न लगी। वो समझ गया कि पादरी ने किस इस्तेमाल को निगाह में रखकर वो किश्ती गढ़ी थी। उसने किश्ती को उसी इस्तेमाल में लाने का फ़ैसला कर लिया। हालांकि मिसेस कॉटन को इस बात से इत्तेफाक नहीं था। वह लाश की यह दुर्दशा होते नहीं देखना चाहती थी कि उसका अंतिम संस्कार भी ना होने पाता, लेकिन उसके भाइयों ने उसे समझा बुझाकर चुप करा दिया था। फिर किश्ती को खिड़की के रास्ते चुपचाप वहाँ से निकाला गया था और उसे ले जाकर इलायची के पेड़ के नीचे रख दिया गया था। फिर खिड़की के रास्ते ही दोनों भाइयों ने लाश भी निकाली थी और उन्हें किश्ती में लाद दिया था और किश्ती को बहाव के साथ समुद्र की तरफ बहने के लिए नदी में उतार दिया गया था। साधु की कुटिया से प्रभुदयाल मुझसे संबोधित हुआ। नीचे के कमरे की खिड़की दिखाई नहीं देती होगी, इसलिए उसे कंपाउंड में मौजूद ये लोग तो दिखाई दिए, लेकिन इमारत से किश्ती और लाशें निकाले जाने की उसे खबर ना हुई। मैंने सहमति में सर हिलाया। आप आगे बढ़िए, प्रभुदयाल हेलेन से बोला। किश्ती को पानी में धक्का ही दिया गया था कि पता नहीं कहाँ से एकाएक एक बिल्ली प्रकट हुई थी और उसने किश्ती में छलांग लगा दी थी। तब तक किश्ती पीटर के हाथ से छूट चुकी थी, इसलिए उसे वापस खींचना संभव नहीं था। हैरानी है वो बिल्ली किश्ती में क्यों कूदी। वो बिल्ली सूजन से हिली मिली थी। यहाँ के चौकीदार का कहना था कि सूजन उसे डार्लिंग नाम से पुकारा करती थी। बिल्ली को किश्ती में अपने मालकिन की मौजूदगी का एहसास हुआ होगा, इसलिए उसने मालकिन का सानिध्य प्राप्त करने के लिए किश्ती में छलांग लगा दी होगी। मुमकिन है ये बात भी। वो बिल्ली आपकी बेहोशी के दौरान भी इस कमरे में डोलती रही थी, इसलिए उसके पंजों में खून लग गया था। वो तभी से शायद अपनी मालकिन की ताक में थी, लेकिन लोगों की आहट पाकर शायद कहीं छुप गई थी। हो सकता है। और जो दस्ताने आपने पादरी को उतार कर फेंकते देखा था, उनका आपने क्या किया था? कुछ भी नहीं। मुझे अब ध्यान आ रहा है वो दस्ताने बाद में हमें कहीं दिखाई नहीं दिए थे। वो दस्ताने यहाँ से एक अन्य कमरे में बरामद हुए थे। शायद उन्हें बिल्ली यहाँ से घसीट कर ले गई थी। उसने संदिग्ध भाव में सहमति में सर हिलाया। फिर क्या हुआ? फिर फर्श पर बिछी पॉलीथीन की चादर को खून सहित समेट कर वहाँ से उठाया गया और उसे और रिवॉल्वर को और नीचे मौजूद बढ़ईगिरी के औजारों के बक्से को नदी में फेंक दिया गया। जिस खोखरी से पादरी ने सूजन का गला काटा था, उसे भी अच्छी तरह से साफ करके दीवार पर वापस यथास्थान लटका दिया गया था। यानी कि अपनी तरफ से आपने वहाँ हुए अपराध के तमाम निशानात मिटा दिए।
हाँ, लेकिन अलमारी में रह गए अपने फिंगरप्रिंट्स की तरफ आपकी तवज्जो नहीं गई। किश्ती वाले कमरे में मौजूद कैनवस के बोरे और लोहे के बाटों का भी महत्व आप में से किसी को नहीं सूझा। यहाँ गिरे सूजन के कान के एक बाले की तरफ भी आप में से किसी का ध्यान नहीं गया। जी, जाहिर है नहीं गया। फिर यहाँ हम चारों ने जीसस क्राइस्ट और वर्जिन मैरी को हाजिर नाजिर जान का कसम खाई, चाहे कुछ भी हो जाए हम में से कोई हरगिज़ भी हकीकत को अपने ज़बान पर नहीं लाएगा। ये कसम पादरी के परिवार ने मेरी हिफाजत के लिए खाई थी, क्योंकि पादरी पर गोली चलाकर उसकी जान लेने का अपराध तो मैंने किया था। लेकिन भाग्य की विडंबना देखिए, मैंने ही वो कसम तोड़ दी। मेरे नाजायज़ बच्चे का राज खोलकर, मेरे बच्चे को यूं यहाँ लाकर आपने मुझे अपनी कसम तोड़ने को मजबूर कर दिया। अपनी सलामती की खातिर मैं उन लोगों के विश्वास की हत्या कर दी जिन्होंने अपने अंजाम की परवाह किए बिना मेरे संकट की घड़ी में मेरा साथ दिया था। वो फिर रोने लगी। प्रभुदयाल अपने स्थान से उठा, हेलेन के समीप पहुंचा। उसने बड़े हमदर्दी भरे ढंग से उसका कंधा थपथपाया। तुमने बहुत अच्छा किया जो हकीकत बयान कर दी। और भी अच्छा होता कि ये तमाम बातें पहले ही पुलिस की जानकारी में आ गई होती। अब अब मेरा क्या होगा? उत्तर देने से पहले प्रभुदयाल ने बड़े असहाय भाव से मेरी तरफ देखा। कितनी ही देर खामोशी छाई रही। तुम्हारा बाल भी बाका नहीं होगा। अंत में प्रभुदयाल बोला, ये मेरा एक ठाकुर का वादा है तुमसे। साहब, बंसल ने पूछा, कैसे आपने इस रहस्य को हल कर लिया? हम लोग पुलिस हेडक्वार्टर में प्रभुदयाल के कमरे में मौजूद थे जबकि बंसल ने वह सवाल किया था। ये कहना तो गलत होगा कि रहस्य को मैंने हल किया है। रहस्य को तो हेलन रिडली ने ही हल किया है। हम जितने मर्जी अकल के घोड़े दौड़ा लेते, उसके बताए बिना हम असलियत का पता नहीं लगा सकते थे। लेकिन सर, आपको ये कैसे सूझा कि हेलन असलियत जानती हो सकती थी? 2 में 2 जोड़कर जवाब 4 निकलने से। बंसल के चेहरे पर उलझन के भाव आए। देखो, प्रभुदयाल ने समझाया, पादरी अगर खुद ना मर गया होता तो हर बात उसी के हत्यारे होने की तरफ इशारा करती थी। जॉर्ज टाउन वाला मकान उसने खरीदा था। हरनाम सिंह के टिम्बर स्टोर से किश्ती बनाने के लिए लकड़ी और बढ़ईगिरी के औजार उसने खरीदे थे। धनीराम को तार उसने दी थी। तार का फॉर्म उसके टाइपराइटर पर टाइप किया गया था। रिवॉल्वर उसके बड़े साले की थी और दस्ताने उसकी बीवी के थे। ये भी साफ जाहिर हो रहा था कि सूजन के साथ भागने का उसका कोई इरादा नहीं था। वो कैसे सर? वो ऐसे कि सूजन तो खास सज धज के साथ और अपने तमाम साजो सामान के साथ अपने घर को अलविदा कहकर अपने प्रेमी के साथ भागने के लिए घर से निकली थी, जबकि पादरी खाली हाथ लटकाता खाली मकान में पहुंच गया था। उसने अपना पासपोर्ट तो बनवा लिया था, लेकिन सूजन के पासपोर्ट के अर्जी तक जमा कराने की कोशिश नहीं की थी। पासपोर्ट ऑफिस से ये मालूम किया जा चुका है कि सूजन के नाम की कोई अर्जी वहाँ जमा नहीं करवाई गई थी। तो पादरी ने अपना पासपोर्ट क्यों बनवाया था? ताकि सूजन के कत्ल की उसकी प्रतिष्ठा सिक्केबाज योजना फिर भी अगर खटाई में पड़ जाती और ये बात जाहिर होने का अंदेशा हो जाता कि कातिल वो था, तो सज़ा से बचने के लिए वो इस मुल्क से कूच कर जाने में कामयाब हो सकता था। लंदन और रोम के किराए की बाबत जो पूछताछ वो किया करता था, वो अपने भागने के लिए क्या करता था, ना कि सूजन के साथ फरार होने के लिए। इसलिए वो हमेशा सिंगल फेयर के बारे में पूछता था, ना कि डबल फेयर के बारे में। ओह, सूजन के साथ भागने की योजना बनाने के बाद भी उसका भागने का कोई इरादा ना होना भी उसके कातिल होने की तरफ इशारा करता है। जाहिर है कि वो पहले ही सूजन के कत्ल का इरादा किए बैठा था, इसलिए उसने पहले किश्ती तैयार की थी जिससे वो अपनी बीवी से अपनी स्टडी में होने का बहाना करके चुपचाप वहाँ से यहाँ खिसक कर रात में आकर ठोका करता था। दूसरी मंजिल के फर्श पर बिछाने के लिए फर्श के नाप की पॉलीथीन की चादर का उसने पहले से इंतजाम किया हुआ था, जो सूजन के खाली मकान में पहुंचने से पहले उसने फर्श पर बिछाकर रखी हुई थी। कहने का मतलब ये कि वो हर लिहाज से परसों रात सूजन के कत्ल के लिए तैयारी कर चुका था। पहले आपने सुधाकर बोला, उसकी ताज़ा हुई हजामत को बड़ी अहमियत दी थी, जैसे वो भी उसके फरार होने की तैयारी का हिस्सा हो। सर, वो महज एक इत्तेफाक था कि पादरी ने उसी शाम को हजामत बनवाई थी। हकीकतन उस बात का केस से कोई रिश्ता नहीं था।
ऐसे ही पहले जब पादरी के हाथों से जले बारूद की गंध नहीं आ रही थी तो उससे हमने ये नतीजा निकाला था कि गोली पादरी ने नहीं चलाई थी। लेकिन अब हम जानते हैं कि उसके हाथों से बारूद की गंध इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि गोली चलाते वक्त उसने दस्ताने पहने थे। यू आर राइट सर, साहब, सुधाकर ने बताया। उस स्कूटर वाले को भी तलाश किया जा चुका है जिसके स्कूटर पर परसों रात अपने सूटकेसों के साथ सूजन सवार हुई थी। वो कहता है कि पहले सूजन ने उसे स्टेशन चलने के लिए कहा था, लेकिन लेटन रोड के इलाके से बाहर निकलते ही उसने कहा कि स्टेशन जाने की जगह जॉर्ज टाउन का रुख करें। बहरहाल बात यह हो रही थी कि हर बात पादरी के हत्यारा होने की तरफ इशारा करती थी, प्रभुदयाल बोला। लेकिन उसका भी सूजन के साथ ही सूजन के तरीके से ही मरा पाया जाना हमें भुलावे में डाल रहा था। फिर लीलावती के इस बयान से कि दोनों गोलियां एक साथ नहीं चलनी थीं, बल्कि उनमें 3-4 मिनट का वक्फा था, पहली बात मेरे जहन में ये आई कि शायद एक ही शख्स ने दोनों बार गोली न चलाई हो। अलमारी का मुआयना इस बात की चुगली पहले ही कर चुका था कि वहाँ कोई मौजूद था। कोई 5.25 फुट कद का दुबले पतले शरीर वाला आदमी वहाँ छुपका खड़ा था। फिर पादरी की स्टडी में लगी हेलेन की तस्वीर से पहली बार मेरी तवज्जो उसकी तरफ गई और पहली बार मुझे सूझा कि अलमारी में खड़ा होने वाला शख्स कोई औरत भी हो सकती थी, और वो औरत और कोई नहीं हेलेन थी। इस बात की तस्दीक अलमारी में से उठाए गए उसके उंगलियों के निशानों से हो गई थी। फिर उंगलियों के निशानों की स्टडी ने ही ये भी साबित कर दिया कि वही पादरी और सूजन की छिट्टियाँ चुरा चुरा कर पड़ती थी। तब तक चंद्रकांत ने इकबालपुर के मिशन स्कूल में पढ़ते उसके बच्चे को खोज निकाला था। अब हेलेन के खिलाफ बातें जो बहुत जमा हो गई थी, कत्ल की थ्योरी की एक स्थूल सी रूपरेखा भी मेरे जहन में पनपने लगी थी। लेकिन फिर भी हालात साफ जाहिर कर रहे थे कि हेलेन ने खुद हकीकत बयान किए बिना बात नहीं बनने वाली थी, और हेलेन का मुंह खुलवाने का मुझे एक ही तरीका मुमकिन लगा। उसे ये जताया जाता, बंसल बोला, कि उसके चुप रहने से उसके बच्चे का कोई बुरा अंजाम हो सकता था। बिल्कुल, हाँ, ये एक बहुत ही अमानवीय कृत्य था, लेकिन तुम लोगों ने देखा था कि कितनी दृढ़ प्रत्यक्ष थी हेलेन हकीकत अपनी ज़बान खोलने के लिए, कि वो नहीं खोलेगी अपनी ज़बान। उसके बच्चे वाले स्टंट पर हमारा काबू ना होता तो हम उससे सब कुछ कुबलवाने में कभी कामयाब नहीं हो पाते। अगर आप उसे गिरफ्तार कर भी लेते तो उसका बरी हो जाना तो निश्चित था। आखिर उसने आत्मरक्षा के लिए पादरी पर गोली चलाई थी। वो अगर ऐसा ना करती तो पादरी ने खुखरी के एक ही वार से उसका काम तमाम कर देना था। प्रभुदयाल ने बड़ी संजीदगी में अपना सर हिलाया। कुछ क्षण खामोशी रही। उस बेचारे पर तो हवन करते हाथ जलने वाली मिसाल चरितार्थ हो गई। एक नाजायज बच्चे की माँ बनकर वो पहली क्या कम दुख झेल रही थी। जो कुछ वो कर रही थी वो एक तपस्या थी, जिसमें वो अपना आपा खराब करके, अपनी ज़िंदगी का सर्वनाश करके अपनी औलाद की ज़िंदगी संवारने की कोशिश कर रही थी। उसकी गिरफ्तारी उसके बच्चे पर बहुत बुरा असर डालती। सेल्फ डिफेंस की प्ली पर बाद में चाहे वो बरी हो भी जाती, लेकिन वो एक लंबी प्रक्रिया होती जिसमें उस बेचारी अबला को झोंकना मुझे गवारा नहीं लगा। सबने सहमति में सर उठाया, हिलाया। फिर कोर्ट कचहरी का चक्कर पड़ता तो सबकी तवज्जो पादरी के परिवार की तरफ भी जाती, जो कि उनके लिए भी भारी बदनामी का बायस बनती। लाशों को नदी में बहाने की हरकत मुमकिन था अदालत को माफ़ी के काबिल न लगती। उन लोगों ने जो कुछ किया था हेलन से हमदर्दी की खातिर किया था। बेचारी विधवा के लिए तो सबसे बड़ी इम्तिहान की घड़ी थी। उसने अपने सामने अपने पति का मुर्दा खराब होते देखा। नहीं बंसल, मैंने जो कुछ किया ठीक किया। इसी में हेलन की, उसके अबोध बालक की, पादरी के परिवार की, इनके पवित्र चर्च की, लिटन रोड के तमाम क्रिश्चियन कम्युनिटी की भलाई थी। लेकिन एक कर्तव्यनिष्ठ पुलिस अधिकारी होने के नाते, पुलिस अधिकारी क्या इंसान का बच्चा नहीं होता? होता है सर, लेकिन क्या? अभी तुमने खुद कबूल किया कि सेल्फ डिफेंस की प्ली पर वो बरी हो सकती थी। तुम समझ लो मैं ही उसका जज था, जिसने सरकारी लाल फीताशाही के चक्कर में पड़े बिना उस स्त्री को बाइज्जत बरी कर दिया। अब इस केस का क्या स्टेटस होगा सर? ऑफिशियली तो ये केस कभी हल नहीं होगा। अब ये केस उन दर्जनों केसों का हिस्सा बन गया समझो, जिन्हें पुलिस कभी हल ना कर सकी। वो एक क्षण ठिठका, फिर बोला, उस साधु ने कितनी सही भविष्यवाणी की थी। उसने कहा था सफलता मेरे हाथ लगेगी, लेकिन हत्यारे को मैं नहीं पकड़ पाऊंगा। कितना ठीक कहा था उसने। तब मैंने उसकी बात को बकवास का दर्जा दिया था।
लेकिन यही हकीकत निकली। मैं कामयाब होते हुए भी नाकामयाब हूँ, मैं पास होते हुए भी फेल हूँ। उसने ठीक कहा था। इस केस में मुझे सफलता का आत्मीय संतोष तो मिलेगा, लेकिन संसारिक यश नहीं। कोई कुछ ना बोला। तुम भी तो कुछ बोलो पाठक साहब। प्रभुदयाल मुझसे संबोधित हुआ। तुम क्यों चुप बैठे हो? तुम्हारा क्या विश्लेषण है इस केस में मेरी परफॉर्मेंस का? तुमने कमाल कर दिखाया। मस्का मत मारो। ये मस्का नहीं, तुमने साबित कर दिखाया। तुम किसी लिहाज से भी सुनील से कम योग्य नहीं हो। अगर दिल से कह रहे हो तो शुक्रिया। वैसे अपनी तरफ से तो मुझे फेल करने के लिए इस केस को ज़्यादा से ज़्यादा पेचीदा बनाने में तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन साथ में मैंने दर्जनों सूत्र प्लेट में सजाकर तुम्हारी खिदमत में पेश किए। मैंने शुरू में ही कहा था कि जासूसी उपन्यासों में प्रचलित रेडीमेड सूत्र नहीं आएंगे। फिर भी मैंने ऐसे रेडीमेड सूत्र तुम्हारे लिए मुहैया करवाए। आखिर मुझे तुम्हारी इमेज की तो फिक्र थी। कौन सा रेडीमेड सूत्र मुहैया करवाया तुमने मेरे लिए? है इतने नाशुक्र मत बनो इंस्पेक्टर साहब। हेलन के उस पर्स को याद करो, वही जो वो यहाँ थोड़ी देर के लिए भूल गई थी। उस पर्स की वजह से ही तुम्हें उसके लड़के की इकबालपुर में मौजूदगी की खबर लगी थी। वो तो मैं वैसे ही मालूम कर लेता। हाँ, 6 महीने में ज़रूर मालूम कर लेते। यूँ आनन फानन तो ना मालूम कर पाते जैसे कि मालूम हुआ। और क्या कहते हो? और पादरी ने जो अपनी चिट्ठियाँ सूजन से वापस ली थी, उनमें से एक पादरी की जेब में रह जाने का रेडीमेड इत्तेफाक, बिल्ली के पंजे में लगे खून से खाली मकान में बने सारे निशान मिटा दिए जाने के बावजूद एक पंजे का निशान बरामद, खुद बिल्ली ही एक रेडीमेड सूत्र थी। फिर इलायची की टहनी, एक कान का बाला, एकदम नई किश्ती, टेलीग्राम, कैनवस का बोरा और बट्टे, खुखरी, साधु, प्रेत बाधा वगैरह सब रेडीमेड सूत्र ही तो थे। कोड का पैकेट झेरी भिजवाने का स्टंट मैंने खास तुम्हारी मदद के लिए गढ़ा, वरना वो कोड नष्ट भी किया जा सकता था। जॉर्ज टाउन से पीटर फ्रांकोजा के यहाँ हुई हेलेन की टेलीफोन कॉल की खबर तो मैंने तुम्हें बहुत ही लचर तरीके से करवाई, वरना ऑटोमेटेड एक्सचेंज में कॉल मुकम्मल हो जाने के बाद कहीं कॉल ट्रेस होती है। इसके अलावा तुम्हें पुलिस विभाग के 37 आदमियों की मदद हासिल थी। ये तो तुम मेरी मेहनत का मटियामेट करने की कोशिश कर रहे हो। नहीं, इस केस में तुमने वाकई कमाल करके दिखाया है। साबित करके दिखाया है कि एक दक्ष पुलिस अधिकारी अगर अपनी आंखों और कान खुले रखे तो किसी भी क्राइम के हल को किताब की तरह पढ़कर सुनाया जा सकता है। तो फिर इतनी नुक्ताचीनी किस लिए? ताकि अपनी इस कामयाबी से तुम फूल के कुप्पा ना हो जाओ। हो, वैसे मुझे प्रभावित करने के लिए तुम्हारे 2 स्टंट भी काबिले तारीफ थे। स्टंट? हाँ, स्टंट ही तो थे वो। कौन से स्टंट? एक तो जो तुमने लाशों समेत पूरी किश्ती ही नदी में से उठवाकर मोर्ग में पहुंचवा दी, और दूसरे जो तुमने बिल्ली के प्रिंट्स लिए। प्रभुदयाल हंसा। एकाएक वह उठ खड़ा हुआ। सबने प्रश्न सूचक नेत्रों से उसकी तरफ देखा। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। कहाँ सर? विक्टोरिया जुबली अस्पताल, सुनील का हालचाल जानने।